तो देखो बच्चा पार्टी, आज हम रोटेशन का फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में 3 चीज़ें आना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसमें क्या क्या रहेगा, देखो रोटेशन अगर आपको सीखना है तो आपको लीनियर और एंगुलर जो वेरिएबल हैं इनको रिलेट करना आना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है, लीनियर और एंगुलर वेरिएबल। किसके अंदर सर्कुलर मोशन भी ले सकते हो, या एक सर्कुलर हम आर्क बनाते हैं, रेडियस बनाते हैं, एंगल बनाते हैं, तो इनसे रिलेट करना शुरू करते हैं सबसे पहले। तो पहला पार्ट तो हमारा ये रहेगा, लीनियर और एंगुलर जो भी हमारे क्या होते हैं वेरिएबल्स होते हैं उनको हम क्या करेंगे, रिलेट। दूसरा, क्या आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन आती हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हमने किस में पढ़ी थी, किस में पढ़ी थी? हाँ जी, काइनेमेटिक्स में। किस में पढ़ी थी? काइनेमेटिक्स। तो थर्ड पार्ट अपना रह गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। थर्ड पार्ट क्या है इसमें भाई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर ये 3 चीज़ आप समझ लेते हो तो रोटेशन आपको आ गया, रोटेशन आपको आ गया। चलिए, तो लीनियर वेरिएबल में अगर मैं इस डायग्राम को लूँ तो यहाँ पे आर्क और रेडियस को अगर मैं रिलेट करता हूँ तो मुझे ये समझ में आएगा, जो मेरा आर्क है वो आर टाइम्स क्या होगा, एंगल, ठीक है। स्पीड हमारी अगर मुझे निकालनी है तो मैं इसको क्या करूँगा, डिफरेंशिएट, तो मुझे क्या मिल जाएगा, स्पीड। इधर क्या बन जाएगा, आर ओमेगा। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज एंगुलर स्पीड। तो व्हाट इज ए? ए इज एक्सेलरेशन। तो इसी तरह यहाँ क्या होगा, आर अल्फा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सर ऐसे ही फिर हम किसको रिलेट करेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन को। किसको करेंगे भाई? इक्वेशंस ऑफ मोशन को। इक्वेशंस ऑफ मोशन में पहली इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। सिमिलरली यहाँ पे कुछ नहीं करना है, v को बदल देना है किससे, ओमेगा से, u को बदल देना है किससे, ओमेगा नोट से, एक्सेलरेशन को बदल देना है अल्फा से, टाइम रहेगा सेम, ठीक है जी। और आपकी डिस्प्लेसमेंट बदल जाएगी किससे, थीटा से। किससे बदल जाएगी? थीटा से। ये सभी टर्म्स कौन से होंगे, एंगुलर वाले। कौन से वाले होंगे भाई? एंगुलर वाले। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। तो ये हमारा फर्स्ट 2 पार्ट है जो हमें अच्छे से आने चाहिए। फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा चलता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या चलता है भाई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको समझना है तो आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन? जो पंखा घूमता है किसके अबाउट घूमता है, डंडे के अबाउट। तो ऐसी छड़ या ऐसी एक्सिस जिसके अबाउट हमारा कोई भी बॉडी क्या करती है, रोटेशन, जिसके अराउंड घूम रही है, रिवॉल्व कर रही है, उसको हम क्या लेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है जी। तो देखिए, अगर मान के चलते हैं ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इससे किसी r1 डिस्टेंस पे हमारा पार्टिकल पड़ा है m1, यहाँ इसी प्रकार m2 और m3 इसके ऊपर ही पड़ा है, m4 इधर पड़ा है। तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। वो क्या कहता है कि भाई आपको मास पता है, ठीक है, और आपको लेनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है आपका, एक्सिस ऑफ रोटेशन से आपकी डिस्टेंस क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसकी, डिस्ट्रीब्यूटेड मास की। किसकी भाई? डिस्ट्रीब्यूटेड मास की। सर एक्सिस ऑफ रोटेशन जो हमने जान लिया, डिस्ट्रीब्यूटेड मास जान लिया, आर परपेंडिकुलर कैसे बने? अब भाई मुझे ये बताओ, ये एक्सिस एक्स एक्सिस में है या वाई में है? वाई। तो एक्स में जो भी बॉडी पड़ी है, किस में भाई? एक्स एक्सिस में, जो कि इससे 90 का एंगल बना रहा है। तो ये डिस्टेंस आपकी कौन सी हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऐसे इसमें एग्जांपल लेते हैं। इस वाले में अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, अगर ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो m1 इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे पड़ा है कितनी, r1। m2 कितने पे पड़ा है, r2। m3 कितने पे पड़ा है, r3। और अगर मैं इसको r4 मानता हूँ, ये एंगल बन रहा है, तो मैं इसका क्या ले लूँगा, कंपोनेंट। कितना ले लूँगा भाई? r4 का कंपोनेंट कौन सा बन जाएगा, r sin थीटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा अब इस पूरे सिस्टम का? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा भाई, अकेले अकेले को मास को लेना, अकेले अकेले परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लेना है, सबको जोड़ देना है। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो पहला मास उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, सेकंड मास उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, थर्ड मास उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, फोर्थ मास उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? सर बहुत आसान है। अब एग्जामिनर आपसे सवाल ऐसे नहीं पूछेगा। वो क्वेश्चन को कैसे पूछेगा, ऐसे आपको क्या देगा, एक सिस्टम देगा बना के, बोलता जी एक ट्रायंगल है। क्या है? तो ट्रायंगल में केसेस कैसे बनेंगे इसको जानने के लिए आपको अलग अलग जगह से एक्सिस पास करना आना चाहिए। क्या करना आना चाहिए आपको? अलग अलग जगह से एक्सिस पास करना आना चाहिए, ठीक है जी। तो एक्सिस या तो प्लेन ऑफ द बॉडी में रहेगी, बॉडी के प्लेन में, या फिर उससे क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो जो परपेंडिकुलर होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ऐसे, ठीक है जी।
तो ये जो हमारी बॉडी है ये कौन सी एक्सिस में पड़ी है, एक्स वाई एक्सिस में, तो इसका प्लेन कौन सा है, एक्स वाई। तो इससे अगर मैं इसे परपेंडिकुलर लेता हूँ, अगर मैं इसके यहाँ सेंटर पे बनाता हूँ तो वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, सॉरी वो एक्सिस क्या हो जाएगी इससे परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। तो जैसे मैंने एक बोला एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ द साइड, एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ द साइड, तो कौन सा एक्सिस बनेगा भाई, वन ऑफ द साइड में, ये बन गया भाई, ठीक है। ये कौन सी एक्सिस में है, एक्स में। एक्सिस ऑफ रोटेशन किस में है, एक्स एक्सिस में। तो मुझे ये बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस में होगी, वाई में। ट्रायंगल के हिसाब से ये डिस्टेंस कितनी होगी, √3/2a, कितना हो जाएगा, √3/2a। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बनेगा, क्योंकि ये दोनों मासेस उसी एक्सिस पे लाई कर गए, उसी एक्सिस पे जो भी मास उसी एक्सिस पे लाई कर जाता है उसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाता है, 0। क्यों, क्योंकि आर परपेंडिकुलर कितनी हो गई, 0। एक्सिस किस एक्सिस में है, एक्स एक्सिस, और मास भी किसी में पड़ा है, एक्स में ही, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो y वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है, √3/2a। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा भाई, m √3/2a का स्क्वायर। दैट्स सो सिंपल, और वो आ जाएगा आपका 3/4 ma²। ऐसे ही एक और क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन है पढ़िए जरा, एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ द पार्टिकल एंड थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। तो हमने इसको ऐसे बनाया, तो वन ऑफ द पार्टिकल ये रहा, मिड पॉइंट इन दोनों का ये हो गया, तो इससे एक्सिस पास कर गई, जिस भी पॉइंट से एक्सिस पास कर जाए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 ले लेना है। तो इसको काउंट, अब इससे ये देखो 90 डिग्री पे कौन कौन से मास पड़े हैं, 90 डिग्री पे ये वाला पड़ा है, 90 डिग्री पे ये वाला पड़ा है, कितनी दूरी पे, a/2 पे, कितने पे, a/2 पे। तो इन इसकी वजह से भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इसकी वजह से भी होगा, कितना होगा, मास मल्टीप्लाई विद जो इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, और कितने हैं ये, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, या अकेले अकेले को जोड़ सकते हो तब भी बात वही आएगी, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये देखिए ये एक्सिस आपकी यहाँ से बाहर आ रही है, जेड एक्सिस में आ रही है, ऊपर की ओर, किधर आ रही है, ऊपर की ओर। तो ये एक्स वाई में पड़े हैं और ये जा रही है जेड में, तो ये इससे भी परपेंडिकुलर, इससे भी परपेंडिकुलर, इससे भी परपेंडिकुलर, ठीक है। क्या अब किसी की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई मास नहीं है, ना ही किसी मास को ये क्रॉस करती जा रही है या टच करती जा रही है। तो ये डिस्टेंस कितनी होती है, हमने 10th क्लास में पढ़ा है, रेडियन की डिस्टेंस कितनी होती है, मिडेन की a/√3, कितने हैं भाई, 3, तो 3 मल्टीप्लाई विद m a/√3 का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। फिर एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ द पार्टिकल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ऊपर निकलेगी तो ये वाली डिस्टेंस भी परपेंडिकुलर है, ये वाली और ये वाली भी, तो यहाँ सीधा हो जाएगा 2m²। कोई दिक्कत वाली बात, कर पाएंगे आप इसको या नहीं कर पाएंगे, दैट्स इट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने कर लिया।